अरब इजराइल संबंध एक कूटनीतिक भूचाल, अरब इजराइल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक ट्रेमर, ये आज का सबसे गंभीर टॉपिक है और सबसे कॉन्टेम्पररी इश्यू है। आप देखिए किस तरह से इजराइल ने गाजा में अपना ऑपरेशन जारी रखा है। 12,000 के करीब लोग मर चुके हैं, कितने लापता हो चुके हैं, लेकिन इजराइल अपना ऑपरेशन रोकने के लिए तैयार नहीं। यह तो एक पहलू है जो नित्य नए आप न्यूज़पेपर में देखते हो, लेकिन इसका जो डिप्लोमेटिक रिपरकशन है वो कितना दूर तक जाता है, कैसे जुड़ता है, उससे मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। चलिए मैं आपको कहां से शुरू करता हूं। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि डिप्लोमेटिक ट्रेमर, डिप्लोमेटिक ट्रेमर यानी ये कूटनीतिक भूचाल कैसे है। तो पहले चलिए सबसे पहले आप देखते हैं कूटनीतिक भूचाल में यूएसए को। तो 1970s ऑनवर्ड्स जिस समय यूएसए का अरब क्षेत्र में और पश्चिम एशिया के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, उसके बहुत ज्यादा सिक्योरिटी जाल फैले हुए थे। उस समय यूएसए का यही कोशिश थी कि एक तो हम अपने पेट्रोलियम भंडार को सुरक्षित रखें और दूसरा वी हैव टू एंड द आइसोलेशन ऑफ इजराइल। तो आइसोलेशन इजराइल को समाप्त करने के लिए उसने सबसे पहले कैंप डेविड समझौता करवाया था 1978-79। आपने इजिप्ट और इजराइल के बीच सुना होगा, यह समझौता हुआ था और इसके साथ ही पहली बार जो इजराइल एक आउटकास्ट था उसको कम से कम एक अरब कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया, उसे स्वीकृति दे दी। फिर यूएसए इस दिशा में प्रयास करता रहा। जब गल्फ वॉर हुआ, फर्स्ट जिसको प्रथम खाड़ी संकट कहते हैं, उसके बाद उसको अवसर मिला, उसने 1993 में ओस्लो एग्रीमेंट करवाया इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच। अपने आप में ये भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पैलेस्टाइन और इजराइल पर तो आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। मेरे भी एक दो लेक्चर में पहले मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं कि इन दोनों के बीच मतभेद या विवाद के सबसे बड़े कारण क्या है। उन सारे कारणों पर पीछे हमने चर्चा की है, तो आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं। मुद्दा यह है कि जब एक बार अरब और इजराइल एक बार जब इजराइल एवं पैलेस्टाइन के बीच जो ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट के बाद एक तरह से पैलेस्टाइन ने इजराइल को मान्यता दे दी। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब इससे बाकी जो अरब कंट्रीज थे वो भी प्रोत्साहित होने लगे। उन्हें लगा कि भाई जब पैलेस्टाइन जो सबसे बड़ा सफरर है वही जब इजराइल के साथ दोस्ती मित्रवत हाथ बढ़ा रहा, तो हम क्यों पीछे रहे। तो 1994 में जॉर्डन ने भी इजराइल के साथ समझौता कर दिया। इस तरह से जॉर्डन भी आ गए, तो पहले इजिप्ट फिर जॉर्डन। अब क्या हुआ कि स्थिति बदली विशेषकर आप देखेंगे कि जब सोवियत रशिया का विघटन के बाद और फिर स्थिति बदलने लगी और चाइना का राइज हुआ, तो आफ्टर राइज ऑफ चाइना धीरे धीरे यूएसए का इंटरेस्ट एशिया पैसिफिक रीजन में हो गया। अटलांटिक से भी उसका ध्यान थोड़ा हटने लगा और अरब क्षेत्र से भी उसका ध्यान हटने लगा, पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र से। तो धीरे धीरे वो पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र की सिक्योरिटी से अपने आप को बाहर निकालने लगा। लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं इजराइल की सुरक्षा का मसला था। तो यूएसए ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि अरब देश और इजराइल के बीच हम रिलेशनशिप को नॉर्मल बना देते हैं। उधर ओस्लो एग्रीमेंट तो इजराइल ने पैलेस्टाइन के साथ किया, लेकिन फिर इजराइल की मंशा, उसका उद्देश्य पैलेस्टाइन के साथ जस्टिस करने का नहीं था। तो एक तरह से स्थिति को टालता रहा, जबकि बात यह हुई थी कि इजराइल और पैलेस्टाइन को एक राज्य बनाने में हेल्प करेगा या पैलेस्टाइन वुड बी अ सेपरेट स्टेट नाउ। लेकिन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में उसने काफी देरी की। खैर एनी हाउ मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि 1967 में एक बहुत बड़ा भूभाग इजराइल ने अरब क्षेत्र से कब्जा किया था। इसी में आपने देखा कि गाजा स्ट्राइप भी उसने कब्जा किया था, वेस्ट बैंक भी कब्जा किया था जॉर्डन से। तो इस तरह से कई भूभाग पर कब्जा था। अंत में 2005 में इजराइल ने यह किया, यूएसए की मध्यस्थता भी थी कि गाजा वो खाली करके निकल गया और यहां वेस्ट बैंक में पहले से ही एक, आप जानते ही हो कि पहले तो उसको पैलेस्टाइन मुक्ति मोर्चा बोलते थे, अब उसको फतह पार्टी कहते हैं। मोहम्मद, आप जानते हो कि महमूद अब्बास उसके लीडर हैं। तो यह वेस्ट बैंक पर
अब्बास का शासन था, यानी फतह का शासन था। तो इजराइल जिस समय इस गाजा क्षेत्र से निकला तो उस समय यूएसए और इजराइल को पूरी उम्मीद थी कि यहां पर भी फतह का शासन होगा, और फतह एक मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन था, यानी फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा, उसी ने इजराइल के साथ समझौता किया था। तो इजराइल को इसके साथ बेहतर संबंध हो गए थे। अब जिसे आप हमास कहते हो, हमास तो एक मिलिशिया ग्रुप था, वह तो इजराइल को मान्यता ही नहीं देता था, जबकि फतह ने इजराइल को मान्यता दे दी थी। इसलिए हमास से इजराइल की कोई समझौता होने के आसार नहीं थे। और यूएसए ने भी जब गाजा स्ट्राइप को जब उसने खाली किया था इजराइल ने, तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्वास था कि अब गाजा पर फतह का कब्जा होगा और एक तरह से इजराइल और अरब के बीच शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। जो चुनाव हुए उसमें 2007 तक वहां पर गाजा में हमास की सरकार स्थापित हो गई, और हमास की सरकार स्थापित होने के बाद तो इजराइल इस बात को नापसंद करता था, यूएसए भी नापसंद करता था, बट इट वाज अ न्यू रियलिटी। खैर चलिए, वो पीछे की घटना उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। खैर एनीवे, अब धीरे धीरे इजराइल ने क्या किया कि वेस्ट बैंक तो बेसिकली वो फिलिस्तीन का रीजन था, उस पर धीरे धीरे उसने यहूदियों को यहां भी बसाना शुरू कर दिया। और जो पूर्वी जेरूशलम है उस पर भी धीरे धीरे वहां पर उसने एक यहूदी जनसंख्या को बसाना शुरू कर दिया। और इधर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक तरह से यरूशलेम पर उसका कब्जा, उसके कैपिटल को भी मान लिया। तो कुल मिलाकर जो फिलिस्तीन का जो मुद्दा था उसका लोकलाइजेशन हो गया। लोकलाइजेशन का मतलब हुआ कि फिलिस्तीन को धीरे धीरे इजराइल दबाने लगा, और अरब देशों को इजराइल यह सिग्नल देने लगा कि देखो भाई, ये घर की बात है, आप लोग चिंता मत करिए, हम फिलिस्तीन को अपने साथ एकोमोडेट कर रहे हैं। लेकिन वो फिलिस्तीन के राइट को धीरे धीरे छीज रहा था। धीरे धीरे गाजा को तो उसने चारों तरफ से घेर के क्वारंटाइन कर रखा था। उसमें चारों तरफ से आपने देखे कि उसने सुरक्षा जाल बिछा रखी थी, उसमें एक बहुत बड़ा जाली और घेरा डाल रखा था। और वेस्ट बैंक को भी उसने एक तरह से लाचार, इंपोर्टेंट बना कर रखा हुआ था। लेकिन अरब क्षेत्र के देशों को बार बार सिग्नल दे रहा था कि माइंड योर बिजनेस, इधर हम देख लेंगे। तो वही मैंने आपको बताया कि अब देखिए कूटनीतिक भूचाल कैसे आया। जैसे अब डिप्लोमेटिक ट्रेमर में पहले यूएसए का पॉलिसी यह थी कि चलो अब फिलिस्तीन का मुद्दा लोकलाइज हो गया है। हालांकि यूएसए बीच बीच में इजराइल पर दबाव भी डालता था कि थोड़ा बहुत आप कॉन्सेशन दे दो। जैसे बराक ओबामा था तो कहता था कि नहीं, आप जो जेरूशलम में वेस्ट बैंक में जबरन आप यहूदी जनसंख्या को बसा रहे हो, उचित नहीं है। लेकिन बावजूद इसके यूएसए का कोई भी प्रेसिडेंट डायरेक्ट इजराइल का खिलाफ करने या उसको प्रोटेस्ट या उसको अपोज करने की क्षमता नहीं रखता था, क्योंकि जियोनिस्ट लॉबी यूएसए में बहुत ज्यादा सक्रिय है। तो खैर चलिए, अंत में यूएसए ने नीति यह बनाई कि चलो हमें तो अरब क्षेत्र से निकलना है, तो हम ऐसा करते हैं कि इजराइल का बाकी अरब देशों से हम समझौता करवा देते हैं। तब उसी में एक 2020 में एक नए प्रकार का मॉडल लेकर आया था जो यूएसए का प्रेसिडेंट और बहुत फेमस और कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट आप जानते हो, डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप ने एक नया एक योजना, एक प्लान लेकर आया, उसको कहते हैं अब्राहम एकॉर्ड। और अब्राहम एकॉर्ड में आपको पता है कि यूएई, मैंने पीछे भी आपको लेक्चर में बताया है कि यूएई को, मोरक्को को, तो इन देशों को उसने धीरे धीरे इजराइल के साथ समझौता करवा। तो अब इजराइल के साथ जब अरब देशों का समझौता बढ़ता जा रहा था, होता जा रहा था, हालांकि उस समय यूएसए ने कोशिश की कि सऊदी अरेबिया को भी खींच लूं और सऊदी अरब को भी मनाया कि आप भी अब्राहम एकॉर्ड में आ जाओ। लेकिन सऊदी अरब को कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन हो रहा था। मोहम्मद बिन सुल्तान जो सऊदी अरब का भी क्राउन प्रिंस है और जो उसके पॉलिसी को देखता है, उसको लग रहा हुआ कि बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैं इजराइल से समझौता करूंगा, क्योंकि उससे पहले जो किंग अब्दुल्ला था उसने पूरी तरह से यूएसए के सामने क्लियर कर रखा था कि देखिए ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं कि इजराइल और अरब देशों में समझौता हो, तो उसने 2005 में एक योजना रखी थी। उसने कहा था कि हम इजराइल को मान्यता पूरे अरब देश मिलकर दे देंगे, बदले में इजराइल फिलिस्तीन को 1967 से पहले का जो भूभाग है वहां पर आ जाए, और 1967 में जो वॉर में जो भूभाग इजराइल ने छीना हुआ है फिलिस्तीन से उसको वापस कर दे, फिर हम इजराइल को मान्यता दे देंगे। हालांकि इजराइल उस शर्त को नहीं माना और यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया और इजराइल ने मनमाने ढंग से फिलिस्तीन क्षेत्र पर कब्जा भी कर रखा था और धीरे धीरे अरब देशों से अपना संबंध बढ़ाता जा रहा था। इसी बीच एक नया प्रोटेगोनिस्ट आ गया, चीन।
चीन का तो यूएसए के साथ आप जानते हो कि कहीं ना कहीं उसको फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा यूएसए के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी था और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था। तो धीरे धीरे वहां पर वो अपने यूएई में, जैसे उसने चाइना ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की में एक डिफेंस पैक्ट भी उसके साथ सीक्रेटली कर रखा है, वहां पर उसके डिफेंस बेस को भी मजबूत बना रहा है। तो चाइना की उपस्थिति धीरे धीरे वेस्ट एशिया में बढ़ने लगी, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा ऑयल का सप्लायर एरिया है। तो इसलिए चीन धीरे धीरे अपना जो प्रभाव बढ़ा रहा था। तो इसी क्रम में चीन ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, उसने सऊदी अरब और ईरान, क्योंकि ईरान से पहले से उसको अच्छे संबंध हो रखे थे और ईरान के साथ उसका एग्रीमेंट पहले ही हो रखा था, तो उसने सऊदी अरब को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया और दोनों की एक बैठक करवा के और दोनों की भी समझौता की दिशा में पहल कर दी। अब यूएसए बौखला गया, उसे लगा कि यार हम अरब क्षेत्र से धीरे धीरे हटते जा रहे हैं वेस्ट एशिया से, और इस तरह तो मेरा तो अस्तित्व का नेस्त नाबूद हो जाएगा और चीन वहां प्रभाव क्षेत्र स्थापित कर लेगा। तो हाल में बहुत प्रयास करके यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दोबारा सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक वार्ता शुरू की और उसने सोचा कि चलो हम अब्राहम एकॉर्ड का फिर विस्तार करते हैं और सऊदी अरब को भी अब्राहम एकॉर्ड में शामिल कर लेते हैं। हालांकि सऊदी अरब ने यूएसए के सामने कुछ शर्त रख दी, क्योंकि वैसे भी यूएई और सऊदी अरब अब यूएसए के ही इशारे पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। इसका आपको उदाहरण मिल जाएगा कि जब रूसी गणतंत्र और यूक्रेन के बीच जब वॉर हुआ तो पुतिन के खिलाफ ना तो सऊदी अरब ना ही यूएई कोई यूएसए के साथ अपना कंसोलिडेशन कर पाया या यूएसए के साथ किसी प्रकार का समझौता कर सका। इतना तक कि आप जानते हो कि ओपेक प्लस कंट्री में रूस भी शामिल है और कहीं ना कहीं यूएसए की मंशा यह थी कि सऊदी अरब और यूएई रूस का बाइकॉट करे ओपेक प्लस कंट्री समूह में, लेकिन वह करने से भी सऊदी अरब और यूएई ने मना कर दिया था। अब फिर जो बाइडेन सऊदी अरबिया के सामने चारा डाल दिया और चारा डालकर उसे इस बात के लिए राजी किया। सऊदी अरब ने कुछ शर्तें रखी, कहा कि पहली कि आप सुरक्षा की पूरी गारंटी दीजिए, आप धीरे धीरे पश्चिम एशिया से जो अपनी सुरक्षा की गारंटी आप वापस ले रहे हो यह उचित नहीं है, और आप हमें हथियार सप्लाई करिए और परमाणु रिएक्टर बनाने में भी आप हमारी सहायता करिए। अब यूएसए ने सारी शर्तें मान ली और सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक बैठक हो गई और दोनों के बीच अब समझौता होने वाला था। और इस बात का पूरा अनुमान था कि सऊदी अरब अब किंग अब्दुल्ला वाली जो पुरानी पॉलिसी है उसको छोड़कर मोहम्मद बिन सुल्तान अब फिलिस्तीनी मुद्दे को ताक पर रखकर इजराइल के साथ समझौता करेगा। इस तरह से धीरे धीरे अरब कंट्री फिलिस्तीन के मुद्दे को छोड़ते जा रहे थे। फिलिस्तीन का मुद्दा एक लोकल मुद्दा बनकर रह गया था। अब यहीं से हमास के मन में एक खिचड़ी पकी और ईरान के इशारे पर हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और उसका नतीजा आप देख रहे हो कि गाजा पर अब इजराइल का अटैक हुआ, निर्दोष लोग मरे जा रहे, पूरी अरब कंट्रीज में हाहाकार मच गया। और ईरान ने चालाकी यह की थी कि अपने आप को वह फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा शुभचिंतक राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया था। हालांकि वो एक शिया कंट्री है, फिलिस्तीनी सुन्नी है और हमास भी सुन्नी है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने हमास की सहायता की, बल्कि ईरान के प्रयास से ही हमास पैदा हुआ। ईरान के ही प्रयास से हिजबुल्लाह लेबनान में पैदा हुआ और ईरान के प्रयास से ही यमन में हाउथी रेबेल्स खड़े हुए। हालांकि हाउथी रेबेल्स भी एक तरह से शिया के ही एक ब्रांच है, हिजबुल्लाह शिया है लेकिन हमास सुन्नी है। और एक शिया कंट्री होकर भी ईरान फिलिस्तीन का प्रवक्ता बनकर बैठ गया। अब जब इजराइल ने जब गाजा में नरसंहार शुरू किया तो यही तो ईरान चाहता था। अब सारे अरब कंट्रीज में जो पब्लिक है वो खिलाफ हो गए और जो बाइडेन का पूरा जो या यूएसए का जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा प्रयास था अब्राहम एकॉर्ड का, उसकी धज्जियां उड़ गई। अब लगा कि अब्राहम एकॉर्ड तो मर गया। अरब कंट्री अपना पांव पीछे खींचने लगे। उनके अपने अपने देश में पब्लिक का डेमोन्स्ट्रेशन सड़क पर हो गया। सरकार पर दबाव पड़ने लगे कि फिलिस्तीन के कॉज को आप उठाइए, फिलिस्तीनी की सुरक्षा दीजिए, गाजा पट्टी की सुरक्षा दीजिए। अब यूएसए सबसे बड़ा संकट में यह पड़ा, अगर यूएसए फिर चाहता कि हम अरब कंट्रीज को कहीं ना कहीं इजराइल के साथ हम
वार्ता की मेज पर ले जाए तो अरब कंट्रीज इन शर्तों पर वार्ता की मेज पर आने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं यूएसए यह प्रयास कर रहा कि चलिए एक काम करते हैं कि हम इजराइल को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि इजराइल जो गाजा में जो इस तरह का नरसंहार है वो गाजा में नरसंहार को रोक दे, लेकिन नहीं, अब इजराइल गाजा में अपने ऑपरेशन को रोकने के लिए तैयार नहीं है। अब इजराइल पर यूएसए का बस नहीं है और गाजा पर वो दोबारा अगर उस पर कब्जा करेगा, सारे अरब कंट्रीज खिलाफ हो चुके हैं। सऊदी अरब के सामने विकल्प यह था कि अब वह या तो ईरान को अपने रास्ते जाने दे और वह इजराइल के साथ अपने जो समझौता है उस समझौता पर कायम रहे, लेकिन सऊदी अरब इस बात को जानता है कि पूरे अरब कंट्रीज में एक उथल पुथल हो जाएगा। ईरान अरब देशों का नेता फिलिस्तीन का नेता बन जाएगा और सऊदी अरब हाशिए पर चला आएगा। तो क्या सऊदी अरब को यह मंजूर होगा कि वो हाशिए पर चला आए? इसलिए सऊदी अरब इस कॉज को नहीं छोड़ सकता है। और आप देखते हो कि अरब देशों की बैठक सऊदी अरब में हुआ और उसमें आप यह भी देखते हो कि ईरान का हेड ऑफ द स्टेट भी उस बैठक में शामिल हुआ, ईरान ने भी पार्टिसिपेट किया। और इस तरह से अब एक बड़ी विचित्र जैसी स्थिति हो गई कि शिया सुन्नी के मतभेद को भुलाते हुए ईरान और सऊदी अरब दोनों ने कड़े शब्दों में इजराइल की निंदा की। और एक बार फिर सऊदी अरब, अब जो पुराना आपको याद होगा कि अब्दुल्ला के समय जो उसने मांग रखी थी कि नहीं, 1967 से पहले जो फिलिस्तीन का भूभाग था फिलिस्तीन को वापस मिले, अब उस कॉज को लेकर सऊदी अरब आगे बढ़ गया है। अमेरिका लाचार होकर देख रहा है, चीन मुस्कुरा रहा है, ईरान की गुगली चल निकली, ईरान जो चाहता था हो गया, हमास अपना काम कर चुका है, उधर हाउथी और हिजबुल्लाह भी सक्रिय हैं और वह ईरान के प्रॉक्सीज के रूप में काम कर रहे हैं। कल परसों आपने न्यूज में सुना होगा कि रेड सी से एक इजराइल के जहाज कार्गो शिप को किस तरह से यमन के हाउथियों ने कब्जा कर लिया है, जो खुली इजराइल के विरुद्ध ही नहीं अमेरिका के विरुद्ध भी चुनौती है। यूएसए को समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, क्योंकि अगर उनको हाउथी रेबेल्स पर और हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करना है यूएसए को, तो उसको अपना ड्रोन उतारना पड़ेगा। अगर वो ड्रोन उतारता है तो अरब कंट्रीज और भी खिलाफ होते चले जाएंगे। यूएसए अगर चाहता है कि इजराइल इस युद्ध को रोक दे, तो इजराइल उस गाजा में युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें एक पेच और भी है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, आप इसको देखिए, ये रेड सी है, लाल सागर। तो लाल सागर में आप देखेंगे एक, तो ये ऐसे यहां पर स्वेज कैनाल बना है और जो स्वेज कैनाल है वो स्वेज कैनाल कहीं ना कहीं जोड़ रहा है भूमध्य सागर और लाल सागर को। इधर एक गल्फ ऑफ अकाबा करके भी निकला है, और जो गल्फ ऑफ अकाबा है उसको अगर आप देखोगे तो वो कैसे चला जाता है, तो वो एक तरह से लाल सागर का लेफ्ट हैंड, यहां तक एक गल्फ ऑफ अकाबा यहां आया। इसके बाद वो एक बेन गुरियन इजराइल की योजना है कि गल्फ ऑफ अकाबा तो यहां तक जोड़ता है और फिर यहां पर एक बेन गुरियन वह कैनाल बनाएगा, बेन गुरियन नहर बनाएगा और इसको सीधा इस रूट से वह भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ देगा। तो ये स्वेज कैनाल के अल्टरनेटिव के रूप में डेवलप करना चाहता है। लेकिन अगर वह बेन गुरियन कैनाल बनाना चाहता है तो फिर गाजा पर उसको दोबारा कब्जा करना होगा, और जब गाजा पर इजराइल दोबारा कब्जा करता है तो अरब कंट्रीज इसको सहन नहीं करेंगे। अब एक बार फिर ये पूरा इशू लोकलाइजेशन से रीजनलाइजेशन हो गया। अरब इजराइल का मुद्दा फिर एक बार उभर कर आ गया। एक बार फिर अब फिलिस्तीन का मुद्दा एक गंभीर प्रश्न ले चुका है, और अब हमें देखना है कि अब इसके बाद क्या होता है, यूएसए का क्या रुख होता है, इजराइल का क्या रुख होता है और बाकी अरब देशों का क्या रुख होता है। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। एक शॉर्ट लेक्चर था, मैंने सोचा कि अभी रिसेंट के मैं कुछ प्रॉब्लम आपको समझा दूं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।